हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज इस नॉवल को लिखा है फेमस इंग्लिश राइटर चार्ल्स डिकेंस ने। इस नॉवल के अंदर 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड यूज किया गया है, यानी कि जो सेटिंग है वो 18th सेंचुरी की है। और ये नॉवल, इसकी पूरी कहानी लंदन और पेरिस सिटीज के दरमियान में घूम रही है। यानी कि हम पूरे नॉवल में दो सिटीज देखते हैं, लंदन सिटी और पेरिस सिटी। इन दोनों सिटीज के दरमियान पूरी स्टोरी घूम रही है और फ्रेंच रेवोल्यूशन को एज अ बैकग्राउंड यूज किया गया है। तो इस नॉवल की मेन सेटिंग क्या है? 18th सेंचुरी का लंदन और पेरिस और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये मेन सेटिंग है इस पूरी कहानी की। तो चलें पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। A Tale of Two Cities, बुक 1। बुक 1 का टाइटल है Recalled to Life। स्टोरी स्टार्ट होती है 1775 के इंग्लैंड एंड पेरिस से। इंग्लैंड और पेरिस 1775 में दो ऑपोजिट सोसाइटीज थी। नॉवल का स्टार्ट होता है फेमस लाइन्स से, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। मिस्टर जार्विस लॉरी, जो कि टेल्सन्स बैंक के अंदर एक बैंकर हैं, वो डॉवर की तरफ रवाना होते हैं मिस ल्यूसी मैनेट के साथ। ल्यूसी मैनेट एक नौजवान लड़की हैं और उन्हें लगता है कि उनके वालिद का इंतकाल हो चुका है, लेकिन लॉरी ल्यूसी को बताता है कि उनके वालिद डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जिंदा हैं और उन्हें 18 साल तक बेस्टियल नामी शहर में कैद करके रखा गया था। उन्हें सीक्रेटली कैद किया गया था और अब उन्हें आज़ाद कर दिया गया है, जिस पर ल्यूसी मिस्टर लॉरी के साथ पेरिस के लिए रवाना होती हैं और वहां अपने वालिद डॉक्टर मैनेट से मिलती हैं, जिन्हें सेंट एंटोनी नामी शहर में मिस्टर डेफार्ज की वाइन शॉप यानी कि शराब की दुकान के ऊपर वाले कमरे में रखा गया होता है। आज़ाद होकर डॉक्टर मैनेट मिस्टर डिफार्ज के पास रह रहे होते हैं। वहां पर ल्यूसी उनसे मिलती है, लेकिन वो अपने होश में नहीं होते। वो पागलपन का शिकार हो जाते हैं वक्त के साथ और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो जाते हैं। ल्यूसी जब पहली बार उनसे मिलती है तो वो पागलपन की हालत में जूते ठीक कर रहे होते हैं। ल्यूसी ये देखकर परेशान तो हो जाती है, लेकिन वो लॉरी के साथ मिलकर डॉक्टर मैनेट को अपने साथ इंग्लैंड वापस ले जाती है और वहां पर वो डॉक्टर मैनेट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, जिस पर वक्त के साथ वो सेहत याब हो जाते हैं और अपने होश में भी वापस आ जाते हैं। और यहाँ पर बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। बुक 2 द गोल्डन थ्रेड, यहाँ पर स्टोरी शिफ्ट होती है लंदन में 1780 के अंदर। मिस्टर चार्ल्स डार्ने, जो कि एक फ्रेंच अरिस्टोक्रेट होते हैं, एक फ्रेंच अमीर आदमी जो कि जलावतनी काट रहे होते हैं, वो फ्रांस से इंग्लैंड आ जाते हैं और वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में उन्हें कैद की सजा हुई होती है, यानी वो सजा काट रहे होते हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड में उन्हें जासूस का टाइटल दिया जाता है। वो मानते हैं कि मिस्टर डार ने फ्रांस और अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें कैद कर देते हैं, उन्हें सजा सुना देते हैं। लेकिन उन्हीं के लॉयर सिडनी कार्टन, मिस्टर सिडनी कार्टन की शक्ल चार्ल्स डार्ने से मिलती है और वो उस हमशक्ली का, उस रिजेम्बलेंस को उनके लिए गवाही के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मिस्टर चार्ल्स डार्ने को आज़ाद करवा देते हैं। यानी कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो वहाँ पर उस हम शक्ली को इस्तेमाल करते हैं कि उन दोनों की शक्ल मिलती है, इसलिए वो इस चीज़ को गवाही के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और मिस्टर चार्ल्स डार्ने को आज़ाद करवा देते हैं। अब चार्ल्स डार्ने ल्यूसी से इंग्लैंड और पेरिस के दरमियान जो रास्ता है जहाँ पर वो सफ़र कर रहे होते हैं वहाँ मिलते हैं और आज़ाद होने के बाद वो ल्यूसी से रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कुछ ही वक्त के बाद उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब मिस्टर सिडनी कार्टन, जो कि एक लायर हैं, उन्हें भी ल्यूसी बहुत पसंद होती है। वो एक शराबी इंसान हैं और बहुत मायूस कुन जिंदगी गुजारते हैं
انہیں لگتا ہے کہ وہ لیوسی کے قابل نہیں ہیں۔ وہ لیوسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مایوسی میں ہی رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لیوسی انہیں پسند نہیں کرتی۔ اب دوسری طرف پیرس میں مارکس ایورمن، جو کہ مسٹر چارلز ڈارنے کے انکل ہیں، وہ ایک غریب بچے پر اپنی گاڑی چڑھا دیتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں، اور انہیں اس چیز پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ اسے مارنے کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، جہاں پر رات میں اس بچے کا باپ، جس کا نام ہے گاسپر، وہ انہیں قتل کر دیتا ہے، یعنی کہ مسٹر ڈارنے کے جو انکل ایورمنڈ ہیں انہیں قتل کر دیتا ہے، جس کے بعد اسے بھی پھانسی کی سزا دے دی جاتی ہے۔ اب دوسری طرف مسٹر ڈارنے، جو کہ اپنی فیملی کے اس ظلم سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، انہیں بھی برا لگتا ہے کہ ان کی فیملی اتنی زیادہ ظالم ہے، وہ غریبوں پر ظلم کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ اپنا ارسٹوکریٹک ٹائٹل، یعنی کہ جو وہ امیر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو شاہانہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ وہ اپنا ٹائٹل ختم کر دیتے ہیں اور فرانس سے انگلینڈ چلے جاتے ہیں، جہاں پر وہ لیوسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب پیرس میں میڈم ڈیفارج، جو ہم نے پہلی بک میں پڑھا، مسٹر ڈیفارج کے وائن شاپ میں ڈاکٹر مینٹ کو رکھا گیا تھا، تو یہ وہی ہیں میڈم ڈیفارج، مسٹر ڈیفارج کی وائف۔ اب وہ پلان بنا رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے فرینچ ارسٹوکریسی کو، یعنی فرانس میں رہنے والے جو امیر ظالم لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ اور یہ خاتمہ کب ہوگا؟ فرینچ ریولوشن کے آنے سے۔ وہ ایک رجسٹر بنا لیتی ہیں اور اس میں نام لکھتی ہیں اور ان لوگوں کو مارک کرتی ہیں جنہیں فرینچ ریولوشن کے آنے پر مارنا ہوتا ہے۔ وہ یہ پراپر پلان بناتی ہیں کہ کس طرح سے فرینچ ریولوشن کے آنے پر وہ ان امیر لوگوں کا صفایا کر دیں گی فرانس سے۔ یہ پورا پلان بناتی ہیں اور اسے رجسٹر میں لکھ لیتی ہیں۔ اب مسٹر ڈارنے، جو کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، وہ لیوسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر مینٹ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن لیوسی اور ڈارنے کے منانے پر وہ مان جاتے ہیں اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر مینٹ کچھ وقت کے لیے پھر سے پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن لیوسی کی کوشش سے وہ دوبارہ ریکور ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر بک 2 کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ بک 3 دا ٹریک آف اے اسٹارم، یہاں پر فرینچ ریولوشن آتا ہے، 1789 کا وقت ہے، جہاں پر بیسٹل، جہاں پر ہم نے پڑھا کہ ڈاکٹر مینٹ کو قید کیا تھا، وہاں پر فرینچ ریولوشن آ جاتی ہے، اور ڈیفارج، میڈم ڈیفارج اور مسٹر ڈیفارج ان ریولوشنز کو، اس فرینچ ریولوشن کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی ٹیرر کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی کہ فرینچ ریولوشن سٹارٹ ہوتا ہے، تو میڈم ڈیفارج کا انتقام بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ میڈم ڈیفارج انتقام لینا چاہتی ہیں ارسٹوکریٹ سے، امیر لوگوں سے، وہ انہیں فرانس سے بالکل صاف کر دینا چاہتی ہیں، وہ چاہتی ہیں انہیں مارنا، اور اسی چیز کا سٹارٹ ہوتا ہے فرینچ ریولوشن سے۔ ہر طرف خوف کا عالم ہوتا ہے، جتنے بھی ارسٹوکریٹس ہوتے ہیں انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور کچھ کو ٹائم ٹو ٹائم پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اب چارلز ڈارنے، جو کہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایک فیملی کا ملازم، جس کا نام گیبل ہے، اسے بھی قید کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیرس واپس آتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس ملازم کو بچا سکیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ اس لیے وہ پیرس واپس آتے ہیں، لیکن آتے ہی انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ہوتے تو وہ ارسٹوکریٹک فیملی سے ہی ہیں نا، چاہے انہوں نے اپنا ٹائٹل ختم کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسی فیملی سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے، جس پر لیوسی اپنے فادر ڈاکٹر مینٹ کے ساتھ پیرس واپس آتی ہے۔ وہ وہاں پر چارلز ڈارنے کو بچانے کے لیے آتی ہے۔ اب ڈاکٹر مینٹ، جنہیں ایک کمرے میں رکھا گیا تھا، اور وہ کمرہ کہاں پر تھا؟ مسٹر ڈیفارج کی وائن شاپ میں، اسی لیے مسٹر اور مسز ڈیفارج ڈاکٹر مینٹ کی بہت عزت کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ چارلز ڈارنے کو بھی رہا کر دیتے ہیں، لیکن رہائی کے تھوڑی ہی دیر بعد انہیں دوبارہ سے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ تب میڈم ڈیفارج کے ہاتھوں ایک لیٹر لگتا ہے، وہ لیٹر جو کہ ڈاکٹر مینٹ نے لکھا ہوتا ہے، جس میں
डॉक्टर मैनेट ने लिखा होता है कि किस तरह से चार्ल्स डार्ने के फादर और उनके अंकल ने एक किसान लड़की और लड़के पर जुल्म किया और उन्हें मारा था, और इसी चीज की वजह से उन्हें 18 साल की कैद होती है। यानी कि मिस्टर डार्ने के फादर और अंकल डॉक्टर मैनेट को खामोश करने के लिए उन्हें कैद कर देते हैं, और वो कैद काटते हैं 18 साल। वो इस चीज़ के बारे में उस लेटर में लिख देते हैं जो कि मैडम डेफार्ज के हाथ लग जाता है। डॉक्टर मैनेट को इस चीज़ पर बहुत अफसोस होता है कि उनके उस लेटर की वजह से चार्ल्स डार्ने को कैद काटनी पड़ रही है। अब वो चार्ल्स डार्ने को रिहा करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम डेफार्ज ने पूरा इरादा बनाया होता है कि वो अरिस्टोक्रेट्स को फ्रांस से बिल्कुल साफ कर देंगी, वो सबको मार देंगी। अब उनकी नज़र पड़ती है ल्यूसी और उसकी बेटी पर। चार्ल्स डार्ने और ल्यूसी की एक बेटी भी होती है, तो मैडम डेफार्ज को लगता है क्योंकि ये डार्ने फैमिली की है, चार्ल्स डार्ने की बेटी है, तो इसलिए ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली का हिस्सा है, तो इन्हें भी मार देना चाहिए। मैडम डेफार्ज के इन इरादों के बारे में सिडनी कार्टन, जो कि लायर है, उसे पता चल जाता है। अब वो कैद खाने तक पहुंचता है, यानी कि चार्ल्स डार्ने के कैद खाने तक, और वो पहुंचता है एक जासूस जिसका नाम जॉन बर्सैड होता है। उस जासूस के जरिए वो चार्ल्स डार्ने के कैद खाने तक पहुंचता है, और वो क्योंकि चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन की शक्ल मिलती जुलती है, इसलिए वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को चार्ल्स डार्ने के साथ रिप्लेस कर देता है। वो डार्ने को नशा देता है और वहाँ से भिजवा देता है और ख़ुद उसकी जगह बैठ जाता है। अब सिडनी कार्टन अपना सेक्रीफाइस देता है, यानी कि वो ल्यूसी से प्यार करता होता है, इसलिए वो ये सेक्रीफाइस देता है। और यहाँ पर फाइनल सीन आ जाता है जहाँ पर सिडनी कार्टन को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है, और वो कहता है कि इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। और वो ल्यूसी और उसकी फैमिली के बेटर फ्यूचर के बारे में सोचता है, और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। मैडम डेफार्ज की डेथ हो जाती है, ल्यूसी, चार्ल्स डार्ने और उसकी फैमिली इंग्लैंड वापस चली जाती है, और सिडनी कार्टन अपना सेक्रीफाइस दे देता है, उसे फांसी हो जाती है। और ये कहानी अ टेल ऑफ टू सिटीज़ इसका यहाँ पर एंड हो जाता है। स्टोरी हमने देख ली, अब इसका एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मेजर थीम्स को। तो सबसे फर्स्ट थीम है रेजरेक्शन एंड रिडेम्पशन। रेजरेक्शन कहते हैं रीबर्थ, एंड रिडेम्पशन छुटकारे को कहते हैं। अब पहली बुक का टाइटल है रिकॉल्ड टू लाइफ। डॉक्टर मैनेट 18 साल बाद आज़ाद होते हैं, और सिडनी कार्टन जो कि एक मायूसी भरी जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन उसका एंड, उसका सेक्रीफाइस सब कुछ होता है। उसकी वो मायूसी भरी जिंदगी उसके उस सेक्रीफाइस के साथ ख़त्म हो जाती है। तो हम रिडेम्पशन देखते हैं, रेजरेक्शन देखते हैं इस नॉवल के अंदर। नंबर 2 पर है सेक्रीफाइस। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इस नॉवल में सेक्रीफाइस करते हैं, जैसा कि सिडनी कार्टन, वो चार्ल्स डार्ने के लिए, ल्यूसी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, और उनकी फेमस लाइंस होती हैं, इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन। तो ये सेक्रीफाइस देखते हैं, और यही चीज़ सिडनी कार्टन को एक हीरो बना देती है। वो एक हीरो बन जाता है। शुरू में उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन एंड में वो एक हीरो बन जाते हैं, और उन्हें फांसी हो जाती है। नंबर 3 पर है रेवोल्यूशन एंड क्लास स्ट्रगल। पूरी स्टोरी के अंदर, पूरे नॉवल के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं। शुरू में देखते हैं कि किस तरह से अमीर लोग गरीबों पर जुल्म करते हैं, और एंडिंग पर देखते हैं कि गरीब लोग किस तरह से अपना इंतकाम लेते हैं। तो ये रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल को हम पूरे नॉवल के अंदर देखते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है ड्यूअलिटी एंड कंट्रास्ट। हम देखते हैं कि इस नॉवल की ओपनिंग लाइन्स हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो इस चीज़ के अंदर हम लंदन और पेरिस, इन दोनों को देखते हैं। इन दोनों की जो ओपोजिट सोसाइटीज़ हैं वो देखते हैं। उसके अलावा लव और हेट रिलेशनशिप को देखते हैं। उसके अलावा मतलब अमीरों और गरीबों के अंदर जो लव और हेट रिलेशनशिप होता है, और चार्ल्स डार्ने और ल्यूसी के अंदर जो लव का रिलेशनशिप है वो देखते हैं। ऑर्डर को देखते हैं, हम chaos को देखते हैं। तो हम ड्यूअलिटी को देखते हैं, हम कंट्रास्ट को देखते हैं। नंबर 5 पर है फेट और हिस्ट्री साइकिल।
किस तरह से पूरे नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, पहले अमीर और फिर गरीब, पहले अमीर जो जुल्म करते हैं फिर गरीब जुल्म करते हैं। तो इस तरह से हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है और किस तरह से इनजस्टिस जो है यानी कि नाइंसाफी वो वायलेंस में, तशद्दुद में बदल जाती है। तो ये मेन थीम्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो कि हम इस नॉवल के अंदर देखते हैं। हम रिडेम्पशन देखते हैं, हम सेक्रीफाइस देखते हैं, हम रेवोल्यूशन और क्लास स्ट्रगल को देखते हैं, हम ड्यूअलिटी देखते हैं और फिर हिस्ट्री किस तरह से अपने आप को रिपीट करती है ये देखते हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इस नॉवल के। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस समरी की और एनालिसिस की। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।